बायोलॉजी के क्लास 12 लेसन नंबर 15 में अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर के 18 तक को हम लोग हल करेंगे। खाली आपको सुनना है, लिखना नहीं है, ठीक बा। खुद अपना मन साफ लिखेंगे, केवल आपको हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से सब लोग, क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न में कि शीत निष्क्रियता जिसको आप अंग्रेजी में हाइबरनेशन और उपरति जिसको अंग्रेजी में डायपॉज किस प्रकार भिन्न है। यानी देखो ये पहला जो प्रश्न होगा इसमें ये प्रश्न में ये कहा है कि आप शीत निष्क्रियता को बने तैयारी आपका होना चाहिए। शीत निष्क्रियता जिसको आप अंग्रेजी में हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेशन, ठीक है। और बी नंबर आपको दिया उपरति जिसको आप अंग्रेजी में डायपोज कहते हैं, डायपोज या डायपोज से आप क्या समझते हैं। तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं बाबू शीत निष्क्रियता के बारे में कि जब बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है तो जो जीव होते हैं उस जाड़ा से बचने के लिए उचित स्थान पर चले जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं शीत निष्क्रियता। जैसे भालू है, भालू जब बहुत अधिक जाड़ा पड़ता है तो अपने शरीर को सिकुड़ा लेता है, सिकुड़ा के एकदम पतला कर लेता है कि कम से कम उसका क्षेत्रफल रहेगा तो कम से कम जाड़ा उसको लगेगा। इसी को शीत निष्क्रियता कहते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा कि जब शीत निष्क्रियता रहती है तो जितने भी जीव होते हैं उसकी क्रियाएं तनी धीमी हो जाती है, और फिर जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो उनकी क्रियाएं क्या होती है, तेज हो जाती है। तो शीत निष्क्रियता के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ होता है जिसका नाम होता है उपरति। तो आप उपरति का मतलब भी पढ़े होंगे कि यह निलंबित वृद्धि या विकास का समय है। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलों और तालाबों में प्राणी प्लवक की अनेक जातियाँ उपरति में आ जाती है, जो निलंबित परिवर्तन की एक अवस्था होती है। उपरति का मतलब क्या होता है, नीचे चले जाना। नीचे मान लो झील है, टेम्परेचर खूब अधिक हो गया, खूब अधिक ताप उसका बढ़ गया, तो जब झील का ऊपर का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो जो मछलियाँ होंगी ऊपर तो रह नहीं पाएंगी, तो मछलियाँ नीचे चली जाती है। जब वो नीचे चली जाती है तो इस क्रिया को उपरति कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है। सब लोग बताते हैं कि शीत निष्क्रियता के बारे में और उपरति के बारे में। अब आते हैं हम लोग दूसरा उत्तर के पास, ठीक है। दूसरा उत्तर के पास देखो प्रश्न जो सेकेंड नंबर आपसे ही कह रहा है बाबू कि अगर समुद्री मछली को अलवण जल जिसको आप फ्रेश वाटर कहते हैं कि जल जीवशाला जिसको आप अंग्रेजी में एक्वाचेरियम में रखा जाए तो क्या वह मछली जीवित रह पाएगी, क्यों और क्यों नहीं। ये तो आपका शायद प्रश्न पढ़ाया गया पहले का, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मछली है, मछली तो आप जानते हो कि लवणीय जल में रहती है। तो प्रश्न है कि अगर समुद्री मछली को, वो मछली समुद्र में रहती है और उसको आप निकाल करके फ्रेश वाटर में ताज़ा पानी में अगर रख दें तो क्या वो मछली जीवित रहेगी कि मर जाएगी। तो आपने उत्तर में ही कहा था कि वो मछली क्या हो जाएगी, मर जाएगी। देखिए अगर समुद्री मछली को अलवण समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला में रखा जाए तो वह पर्यावरणीय समस्याओं के कारण जीवित नहीं रह पाएगी तथा मर जाएगी। तेज पराशरण होने के कारण रक्त दाब तथा रक्त आयतन बढ़ जाएगा, जिससे मछली की मृत्यु हो जाती है। याद हुआ। नमस्ते। कि अगर हम लोग अलवणीय, जैसे समुद्र है तो समुद्र में तो जल लवणीय होता है, उसके अंदर कोई मछली है तो लवण की मात्रा है, तो मछली के अंदर जो क्रियाएं होंगी अच्छी तरीके से होंगी, क्योंकि उसी का अनुकूल हो चुकी है। समुद्र में लवण होता है, लवण को लगातार लवण में रहते हुए वो उसी का अनुकूल हो गई है। लेकिन जब उस मछली को निकाल करके आप एक फ्रेश वाटर ताज़ा पानी में उसको रखेंगे, तो जब ताज़ा पानी में रखेंगे तो उसमें उसकी क्रियाएँ अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगी, पराशरण दाब भी बढ़ जाएगा और उसकी मछली के अंदर की जो क्रियाएं हैं अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगी और अंत में मछली कहाँ हो जाएगी, मर जाएगी। अंत में मछली मर जाएगी। बता दोगे सब लोग, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान था। तीसरा आपका है कि लक्षण प्रारूपी यानी फिनोटाइपिक अनुकूलन की परिभाषा दीजिए और एक उदाहरण भी दीजिए। लक्षण प्रारूपी देखो तीसरा है
तीसरा उत्तर के पास हम लोग चल रहा है, जिसमें दिखा रहा है कि लक्षण प्रारूपी, लक्षण प्रारूपी का परिभाषा दिया बताना है। इसी को हम लोग कहते हैं फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक लक्षण प्रारूपी या फिनोटाइप के फिनोटाइप अनुकूलन का परिभाषा आपसे पूछ रहा है कि लक्षण प्रारूप अनुकूलन का होता है, और इसका आपको एक उदाहरण भी बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात आपकी है कि लक्षण प्रारूप ये इसी को फिनोटाइपिक कहते हैं कि अनुकूलन का परिभाषा आपको बताना है। तो देखो को ध्यान से समझ लो। कहेंगे कि लक्षण प्रारूप अनुकूलन जीवों का एक ऐसा विशेष गुण है जो संरचना और कार्यकी की विशेषता के द्वारा उन्हें वातावरण विशेष में रहने की क्षमता प्रदान करता है। मरुस्थल के छोटे जीव जैसे चूहा, सांप, केकड़ा दिन के समय बालू में बनाई गई सुरंग में रहते हैं तथा रात को जब तापमान कम हो जाता है तब वह भोजन के खोज में बिल से बाहर निकलते हैं। मरुस्थलीय अनुकूलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ऊँट है। इसके खुर की निचली सतह चौड़ी और गद्देदार होती है। इसके पीठ पर संचित भोजन के रूप में बासा एकत्रित रहता है, जिसे हम्प कहते हैं। भोजन नहीं मिलने पर इस बासा का उपयोग ऊँट ऊर्जा के लिए करता है। जल उपलब्ध होने पर वह एक बार में लगभग 50 लीटर जल को पी लेता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में शीघ्र वितरित हो जाता है। उत्सर्जन द्वारा इसके शरीर से बहुत कम मात्रा में जल बाहर निकलता है। यह प्राय सूखे मल का त्याग करता है, सूखे मल का त्याग करता है। कौन? ऊँट। तो बात क्या हो रही बाबू? लक्षण प्रारूप अनुकूलन। तो आप कहेंगे ना कि लक्षण प्रारूप अनुकूलन एक प्रकार की वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव वातावरण में जीने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। क्या कहोगे? लक्षण प्रारूपित अनुकूलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने आप को वातावरण में जीने का अनुकूलित कर लेता है। जैसे मरुस्थल में रहने वाले जो छोटे जीव होते हैं, जैसे चूहा हुआ या जो सांप हुए या केकड़ा हुए। सुनो ध्यान से, मरुस्थल में रहने वाले जो छोटे जीव होते हैं, जैसे सांप हुए, केकड़ा हुआ, चूहा हुआ, ये छोटे छोटे हैं मरुस्थल में। मरुस्थल का मतलब जहाँ पर जल नहीं पाया जाता है। तो ये क्या होता है ना, दिन में बहुत तेज वहाँ पर धूप निकलता है, तो इससे बचने के लिए अपने बिल जो बनाते हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इससे बचने के लिए अपने बिल के अंदर क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। और पुनः जब रात का समय होता है तो क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, बाहर घूमते हैं। इसी प्रकार आप देखे होंगे कि जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल में ऊँट पाए जाते हैं। जो ऊँट होते हैं उनका जो खुर होता है वह चौड़ा होता है, माने इस तरीके से चौड़ा होता है और गद्देदार होता है। जो उनका खुर होता है नीचे वाला वो चौड़ा होता है, गद्देदार होता है, जिससे कि वह आसानी से बालू के ऊपर क्या करे? चल सके। और उसके अंदर जो एक प्रकार का कुबड़ पाया जाता है कि जो माने जिसको जो भोजन होता है बसा के रूप में उसके अंदर संचित होता है। और जब भी उसको ऊर्जा के, जिसको हम्प कहते हैं, माने कि कुब्बर होता है, माने जो ऊँट होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भोजन उपस्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम्प कहते हैं। और जब ऊँट को भोजन की आवश्यकता होती है वो क्या करता है? उसी हम्प से अपना भोजन को क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। ऊँट की एक विशेषता भी होती है कि बहुत ये एक बार में लगभग 50 लीटर पानी को पीता है, 50 लीटर पानी को पीता है। और जब पानी पी लेता है तो उत्सर्जन के द्वारा पानी बाहर नहीं निकलता है। ये सूखा मल को त्याग करता है। मल का मतलब होता है जो हम लोग गंदगी निकालते हैं शरीर से, तो वो सूखा हुआ क्या करता है? निकालता है। इसलिए एक बार पानी पीता है तो कई दिनों तक ऊँट क्या रहता है? जीवित रहता है। तो यही होता है ना, लक्षण प्रारूपी जब भी अनुकूलन पूछेगा तो इसके बारे में आपको आराम से क्या कर देना? बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनो क्वेश्चन नंबर 3 तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग कदमों को रखेंगे। तो 4 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अधिकतर जीवधारी, सुनो ध्यान से बाबू, अधिकतर जीवधारी 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे आवास में जहां तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है
वह कैसे जीवित रह सकते हैं आपको बताना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ माने अधिकतर जीवधारी 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो आपको इसके बारे में कुछ बताना है। तो देखो, पहले सुनो। पहला माने बात क्या कहा कि 45 डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन यही टेम्परेचर जब 100 डिग्री रहता है तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह जीवित रह जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? तो आंसर सुनो, पहले सुनो। सूक्ष्म जीव में बहुत कम मात्रा में स्वतंत्र जल रहता है। शरीर से जल निकलने से उच्च तापमान के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न होता है। सूक्ष्म जीव की कोशिका भित्ति में ताप सहन अणु तथा तापक्रम प्रतिरोधक एंजाइम भी पाए जाते हैं, इसीलिए वह जीवित रहता है। अच्छा देखो, हम लोग काहे जीवित नहीं रह सकते 45 डिग्री टेम्परेचर पर? जो बड़े जीव होते हैं वह 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री जब तापमान होगा तो हमारे शरीर के अंदर जो जल होगा वो बाहर निकल जाएगा, इसीलिए हम लोग मर जाते हैं। देखो, खूब ज़्यादा गर्मी होता है, खूब ज़्यादा गर्मी तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको प्यास लगना शुरू हो जाता है। खेत में कार्य करने का आदमी जाता है तो 15 मिनट काम करेगा, उसके बाद से उसको प्यास लग जाता है। जबकि जो सूक्ष्म जीव होता है उसके अंदर जल नहीं पाई जाती है। और सूक्ष्म जीव की जो कोशिका भित्ति भी होती है वह इतनी स्ट्रांग बनी होती है कि अधिक ताप को भी वो सहन कर सकती है। हम लोग का शरीर तापमान 45 से अधिक तापमान होगा, 50 से तो दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन उनका जो शरीर होता है 100 डिग्री तापमान को भी सहन कर सकता है। भाई जिसके पास सहन करने की क्षमता है वो जी सकता है, और जिसके पास नहीं है वो नहीं जी सकता। जैसा कितने बच्चे इसमें होंगे जो 3 बजे जाग जाते होंगे, जिसके पास सहन करने की कैपेसिटी उसके अंदर है कि हम 3 बजे जाग करके पढ़ेंगे, अपने पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, वो जाग जाएगा। और जिसके पास नहीं है वो नहीं जागता है, 6 बजे जागता है या 7 बजे जागता है या नहीं जागता है। तो ये आपकी क्वालिटी होती है। तो बता दोगे कि 45 डिग्री सेल्सियस पर बड़े जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो जल होता है वो बाहर निकल जाता है और उसके अंदर तापमान सहन करने की क्षमता भी नहीं पाई जाती है। जबकि जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो इस पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जीवित रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है मजबूत होती है और ताप सहन करने वाली होती है। वो ताप को सहन कर लेती है और अपने आप को अनुकूलित कर लेती है। इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित रह जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ही कह रहे हैं कि उन गुणों को बताइए जो व्यष्टियों में तो नहीं पर समष्टियों में होती है। देखिए, व्यष्टि और समष्टि की बात कर रहा है, व्यष्टि और समष्टि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? व्यष्टि और समष्टि की। तो उत्तर नंबर 5 के पास हम लोग चल रहे हैं। व्यष्टि कहिएगा तो लिखवा देंगे, लेकिन बहुत आसान है, खाली आपको समझ लेंगे तो लिखा जाएगा सब। व्यष्टि की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? समष्टि की बात। देखो, दोनों आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, ठीक है। दोनों में क्या क्या अंतर होता है ये आपको बताना है कि व्यष्टि और जो समष्टि होती है इसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो देखो, समष्टि के बारे में तो सब बच्चा लोग पढ़े होंगे कि समष्टि माने जो जनसंख्या होती है, उसी को क्या कहते हैं? समष्टि। तो देखो, समष्टि में क्या क्या गुण होता है। समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि में नहीं पाए जाते हैं। जैसे व्यष्टि जन्म लेता है, और व्यष्टि माने व्यक्त होता है, व्यष्टि माने व्यक्त यानी मनुष्य होता है, और समष्टि माने एक जात की जनसंख्या हो जाएगी। तो समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि में नहीं पाए जाते हैं। जैसे व्यष्टि जन्म लेता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन समष्टि को जन्म दर और मृत्यु दर होती है। व्यष्टि माने व्यक्त, पहला तो अंतर ये होता है कि व्यक्ति जन्म लेता है फिर क्या होता है? मर जाता है। लेकिन समष्टि में जन्म और मरना नहीं दिखाया जाता है। समष्टि माने जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर को क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। अब सुनो, अब एक बात होती है, समष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यष्टि जन्म दर या मृत्यु दर कहते हैं। जन्म और मृत्यु दर की समष्टि की सदस्यों के संबंधों में संख्या में वृद्धि का और ह्रास का रूप में प्रकट किया जा सकता है। जैसे किसी तालाब में गत माने बीते हुए वर्ष में जल लिली के 20 पौधे थे और इस वर्ष जनन द्वारा
8 नए पौधे बन जाते हैं, तो वर्तमान में समष्टि की संख्या 28 हो जाती है। तो हम जनन द्वारा की गणना 8/20 यानी 0.6 संतति प्रति जल लिली की दर से करते हैं। अगर प्रयोगशाला समष्टि में 50 फल मक्खियाँ में से 5 व्यष्टि किसी विशेष अंतराल में नष्ट हो जाते हैं, तो इस अंतराल में समष्टि में मृत्यु दर 5/50 हो जाएगा, यानी 0.1 व्यष्टि प्रति फल मक्खी के सप्ताह से कहलाएंगे। ठीक है। समष्टि की दूसरी विशेषता ये है कि इसमें लिंग अनुपात पाया जाता है, यानी नर और मादा का अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। समांतर समष्टि में यह अनुपात 50-50 होता है, लेकिन इसमें भिन्नता भी हो सकती है। जैसे समष्टि में 60% मादा है तो 40% क्या है, नर है। ठीक है। और भी इसके बात होती है, निर्धारित समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यष्टियों से मिलकर बना होता है। यदि समष्टि के सदस्यों की आयु वितरण को आलेखित किया जाता है तो इससे हम इस संरचना को हम लोग आयु पिरामिड कहते हैं। पढ़े थे आप लोग, जितने भी माने 7 साल उम्र के जो लोग हैं उसको एक साथ रखा जाए, 40 साल से 60 साल के बीच में उसको एक साथ रखा जाए, 20 से लेकर 40 से, तो इस प्रकार की एक संरचना बनती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, क्या वो बढ़ रहा है, स्थिर है कि घट रहा है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि समष्टि के सबसे नीचे वाला जो ग्राफ है, ज्वाले के बड़ा है, ऊपर वाला छोटा हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे नीचे अगर बड़ा होगा तो बढ़ रहा है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है तो घट रहा है, और नीचे अगर बड़ा है ऊपर भी उतना ही बड़ा है, दोनों बराबर है, तो क्या कहेंगे, स्थिर आपका है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि समष्टि क्या होता है, व्यष्टि क्या होता है। समष्टि में जन्म दर पाया जाता है, समष्टि में मृत्यु दर पाया जाता है। समष्टि जो होता है जन्म लेता है और व्यष्टि क्या होता है, मर जाता है। कहाँ, यही होगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 सब आप लोग पढ़े थे, याद कर लेना। 6 के उत्तर के पास आते हैं हम लोग, 6 के उत्तर के पास आते हैं। देखो प्रश्न ही कह रहा है कि अगर 4 घातांकीय रूप से बढ़ रही समष्टि 3 वर्ष में दुगुना साइज की हो जाती है, तो समष्टि की वृद्धि के इंट्रोजेनिक दर क्या होगा। इंट्रोजेनिक माने वृद्धि दर क्या होगा, बात समझ रहे हो। देखो आप सभी लोग पढ़ करके आए हैं ना कि पहले सुन लो, चर घातांकीय वृद्धि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जब जनसंख्या घनत्व में तेजी से वृद्धि होता है। और ये किस आकार का पाया जाता है, जे आकार का। किस आकार का होता है, जे आकार का। ऐसे जब आप बनाएंगे ना इसको, तो इस तरीके से आपका ये वक्र मिलेगा, इस तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से वक्र प्राप्त होता है। तो चार घातांकीय जो वृद्धि होती है उसको हम लोग किस आकार के प्राप्त होता है, जे आकार के प्राप्त होता है। चल गए। तो चार घातांकीय वृद्धि जाने ना कि जब जनसंख्या घनत्व में या जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार घातांकीय वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, चार घातांकीय वृद्धि कहते हैं। एक बात जरूर याद रखना कि जो चार घातांकीय वृद्धि होता है उसमें जो आपके ग्राफ का आकार होता है किस आकार का होता है, जे आकार का होता है। अच्छा आपको याद है इसके वक्र को हम लोग जो समीकरण होता है घातांकीय को dn/dt बराबर b माइनस डी इंटू एन, यह भी लिख सकते हैं आप। अच्छा ये भी लिखे थे, इधर लिखते हैं dn/dt बराबर इसके जगह पर r माइनस r इंटू एन। अब कौन क्या है, आप पढ़े थे कि dn/, जब dt रहेगा तो इसको हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। dn/dt को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर। अब b को क्या कहते हैं, बर्थ का मतलब होता है जन्म दर। डी का मतलब होता है डेथ का मतलब मृत्यु दर। एन का मतलब होता है जनसंख्या या समष्टि घनत्व। समष्टि का मतलब जनसंख्या होता है। तो जरूर याद रखना, 6वां का उत्तर बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा सब लोग पढ़े हो ना, कल आपका जो टेस्ट होगा उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बाबू, समझ रहे हो। बहुत इस पार्ट को हम लोग पढ़े हैं, मैंने कई दिनों से आपका रिविजन करा रहा हूँ, कल भी कराए थे, आज भी आप देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 7 के पास। 7 के पास आ जाते हैं, 7 के पास आ जाते हैं। प्रश्न है कि पादपों में शाकाहारिता के विरोध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधियां क्या है। सुनो ध्यान से, पादपों में शाकाहारिता
शाकाहारिता के विरुद्ध, शाकाहारिता के विरुद्ध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधियाँ क्या है? रक्षा करने के महत्वपूर्ण विधियाँ सब लोग को याद होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को? चलिए, पादपों में शाकाहारिता के विरुद्ध रक्षा करने के महत्वपूर्ण विधियाँ 1 2 3 4 5 6 आपके उपस्थित है इसमें विधियाँ हैं। तो पहला होता है कि पत्ती की सतह पर मोटी क्यूटिकल का निर्माण होता है। जो पत्तियाँ होती है ना, माने वायुमंडल से बचने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए क्या क्या अपनाती है। जो पौधे होते हैं, पौधे के अंदर क्या क्या वो परिवर्तन आता है, जिससे वह जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं अपने आप को बदल पाती है। तो पहला तो ये बात जान जाओ कि पहला ही बात होता है कि पत्ती के सतह पर मोटी क्यूटिकल का निर्माण हो जाता है। देखो, क्यूटिकल का निर्माण होने से बहुत फ़ायदा होता है, पौधे के अंदर से जल बाहर नहीं निकलता। बात समझ रहे हो? दूसरा, पत्ती पर कांटों का निर्माण हो जाता है, जैसे नागफनी। आप पढ़े भी थे, मरुस्थल में जितने भी पादप होते हैं उन पादपों में कांटों का निर्माण होता है, इसलिए हो जाता है कि जल बाहर नहीं निकलेगा। तीसरा, कांटों के रूप में पत्तियों का रूपांतरण, जैसे डूरेंटा। जो कभी कभी पत्तियाँ ऐसी होती है जो कांटों में ही बदल जाती है, पता ही नहीं रहती है, डूरेंटा होगा। पत्तियों पर कटीले किनारे का निर्माण हो जाना, पत्तियों में तेज सिलिकेट किनारों का विकास हो जाना, ठीक है ना। अब बहुत ऐसे पादप होते हैं ना जो अपने अंदर ऐसे रसायन का माने निर्माण कर लेते हैं कि कोई भी शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं, इनके पाचन का संदम करता है। तो बात समझे ना? शाकाहारिता का मतलब होता है जो शाकाहारी जीव होते हैं वो जब किसी पौधे को खाते हैं तो पौधे अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कांटेदार रहेगा तो खाएगा नहीं, कोई भी जीव कांटे हल जाएगा। मान लो हमारे गाय गोल खाने के लिए कांटे हल गए, थुथुर में होकर थुथुर लटका के आ जाएगी। तुम लोग गए मान लो गुलाब के फूल तोड़ने के लिए, गुलाब को गए हाथों में घोंपा गया, तो कहेंगे जाने तो कुछ नहीं, मैं तो उसके लिए जान भी दे सकती हूँ, ये कौन चीज़ है? तो ये माने जो कांटे होता है ना, कांटे के बारे में क्या करते हैं बता भी दे सकते हैं। जान इतना आसान नहीं है। जान कहते हैं किसी के ऊपर जान देने की ज़रूरत नहीं है, जान की बहुत कीमत है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जान ऐसा होना चाहिए कि आने वाला 200-400 लोगों को आपका जान बचा सके, आपका जान उन लोगों को जान को बचा सके। समझ रहे हैं? चलिए, तो बता देंगे ना, आपके खातिर जान मत दी तो मैं तो आपको चिली जान दे दूँगी। मैं सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर करती हूँ, ये कौन बात थोड़ा होता है? चलिए आइए, तो बता सकते हैं कि कैसे जो पादप होते हैं अपने आप को बचने के लिए क्या क्या अपनाते हैं। बता दोगे ना? कांटे में अपनाते हैं, क्यूटिकल का आवरण बना लेते हैं। चलिए, 8वां के उत्तर के पास हम लोग चलते हैं। चलें? किसके? हाँ ठीक है, उसको रखे रहना, ठीक है, अपना जीजा जी को दे देना, कर ले लीजिए। 8वां का उत्तर आ जाओ, 8वां का उत्तर आ जाओ। मगर अभी हमारा के देव तो मत कि हम तार जीजे जी हैं, मैंने हमारा जमा करना तो 8वां का उत्तर आ जाओ। कह रहा है इसमें कि आर्किड पौधा का नाम सुने, आम के पौधा पर उगा था, पढ़िए। कह रहा है कि आर्किड पौधा आम की पेड़ के शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? जैसे मान लो आम के पौधा है, आम का कोई पौधा है, ये आम का कोई पौधा है, इस आम के पौधा पर एक आर्किड का पेड़ इसके ऊपर माने जम गया है, चाहे जो भी कहिए, इसको हम लोग कहते हैं अधिपादप। याद करो, इसको हम लोग कौन सा पादप कहेंगे? अधिपादप कहा जाता है। तो अब कहानी ये हो रही है बाबू कि अगर तो आम के पौधा और जो आर्किड का पौधा है, ये जो इसके ऊपर निर्माण हुआ है, तो इनके बीच में जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो सुनो, पहले ही कहना है कि आर्किड का जो पौधा होता है तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करती है। सहभोजिता का मतलब एक का लाभ होता है तो एक का कुछ भी नहीं होता। मान लो कि ये आम है, सहभोजिता का मतलब यही होता है, आम है, आम के ऊपर कौन उगा है? आम के ऊपर आर्किड। तो आर्किड का तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, लेकिन आम के पौधा कुछ भी नहीं हो रहा है। सर आर्किड है क्या? पौधा है वो, देखना छोटा छोटा पौधा नहीं गिरे जामा,
छोटा छोटा एकदम हाँ दवा लगवा ना जमाना था उसी प्रकार के। आखिर पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा स्वभोजता प्रदर्शित करती है। यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। आम के शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, लिख लोगे ना। कहा है कि आर्किड और जो आम के पौधा होता है उसके बीच में जो क्रियाएं होती है, जो क्रियाकलाप होती है, उसके बारे में बताना है। तो ये दोनों स्वभोजिता के उदाहरण को प्रदर्शित करते हैं। जो आर्किड पौधा होता है उसको लाभ होता है, जबकि जो आम के पौधा होता है उसको न लाभ होता है न हानि होता है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग 9 के पास कदमों को रख रहे हैं। कह रहा कीट पीड़क अंग्रेजी में पेस्ट इंसेक्ट के प्रबंधन के लिए जैव नियंत्रण विधि के पीछे क्या परिस्थितियाँ सिद्धांत हैं। समझ रहे हो, कीट पीड़क की बात हो रही। कीट पीड़क, कीट पीड़क, कीट पीड़क, पेस्ट पेस्ट इंसेक्ट कहते हैं इसको। पेस्ट वो कीट का अंग्रेजी में पेस्ट कहते हैं और इसको इंसेक्ट कहते हैं। कीट पीड़क यानी पेस्ट इंसेक्ट। अच्छा ये क्या होता है ना, पीड़क की जब भी बात होगी तो पीड़क के बात में आप कह सकते हैं कि ऐसे माने कीड़े मकोड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को हानि पहुंचाते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कीट पीड़क। याद हुआ तुम लोग को? कीट पीड़क का मतलब क्या हुआ? पीड़क का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, माने ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उसे कीट पीड़क कहते हैं। अब प्रश्न पर दोबारा आते हैं। देखो प्रश्न ही कहा है कि कीट पीड़कों के प्रबंध के लिए जैव नियंत्रण विधि के पीछे क्या पारिस्थितिकी सिद्धांत है। पारिस्थितिकी तो प्रकार है कि मनुष्य या जितने भी जीवधारी है और जो अजैविक यानी जो वातावरण है उनके बीच में जो संबंध होता है उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। धूप निकल के देखो, कह रहा है कि कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण में अपनाई गई जैव नियंत्रण विधि परभक्षी के समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है। परभक्षी स्पर्धा शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है। परभक्षी पीड़क का शिकार करके उनकी संख्या को उनके वास स्थान में नियंत्रित रखता है। गैम्बियसा मछली मच्छरों के लार्वा को खाती है और इस प्रकार कीटों को नियंत्रित करती है। अच्छा बताओ, मछली के नाम सुने हैं? उसका नाम है गैम्बुसिया मछली। गैम्बुसिया, गैम्बुसिया मछली। कोई मच्छर बहुत ज़्यादा अंडा दिया, अंडा कोई लार्वा कहा जाता है, लार्वा। ठीक है, अब क्या हुआ कि मछली के बहुत अधिक, मान लीजिए कोई वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उसके छोटे छोटे अंडे हैं, खूब ज़्यादा तैर रहे हैं, तो अगर हमने के गैम्बुसिया मछली इसके अंदर डाल देते हैं तो क्या करता है, इसको खा जाता है, सब नष्ट कर देता है। मछली भी जहाँ मछली रहती है तहाँ मच्छर नहीं रहता है, ध्यान रखना, सब खा जाती है। तो ये भी आपका जैव नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। और वो भी बिना हानि, मान लो कि ये मच्छर है तो मच्छर को अगर आप कोई केमिकल डालेंगे तो मच्छर तो मर जाएंगे, लेकिन पानी तो अशुद्ध हो जाएगा। काजी मान लो पानी है उसमें मच्छर है, अगर उसमें क्या करो केमिकल डालो तो मच्छर के जो लार्वा है वो तो मर जाएंगे, लेकिन पानी अशुद्ध हो जाएगा। और वही मछली अगर डालते हैं, गैम्बुसिया मछली, याद रखना गैम्बुसिया मछली, तो वो तो कीड़े मकोड़े खा लेगी, कीड़े मकोड़े क्या कर लेगी, खा लेगी, और खाने के बाद क्या हो जाएगा, जो पानी होगा वो भी शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उसको नष्ट करना। चल के आगे बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 10 के पास हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। 10वां उत्तर मिटा देना। देखो जितने प्रश्न आप पढ़ रहे हैं बाबू, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि कल इसी में से दिया जाएगा आपसे क्वेश्चन, और सभी बच्चा लोग लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो बात क्या हुई, अभ्यास प्रश्न हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, अभ्यास प्रश्न, और ये 10 नंबर आपका क्वेश्चन है। क्या कहा
शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर बताइए। चलिए, तो मान लो शीत निष्क्रियता दिखा देते हैं हम लोग, शीत निष्क्रियता दिखा देते हैं हम लोग, और यहाँ पर ग्रीष्म निष्क्रियता दिखा देते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता दिखा देते हैं। दोनों में आपको अंतर बताना है। 10वां का माने 10वां के पहला आपका दिखा रहा है, 10वां का पहला। 10वां का दूसरा भी दिया है कि बाह्य सुषमी, क्या कहा कि बाह्य सुषमी और आपका लिखा गया है अंतरोष्मी में अंतर आपको बताना है। अंतरोष्मी में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। तो खूब ध्यान से आपको समझना है और सबको ध्यान से बताना है। देखो, शीत निष्क्रियता का मतलब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम आता है या बहुत ज़्यादा जाड़ा का मौसम आता है तो जीव जो होते हैं एक उचित स्थान पर चले जाते हैं जहाँ अपने जीवन को क्या करते हैं, बिताते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं शीत निष्क्रियता। और ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तब भी जो जीवधारी होता है अपने जीवन को बिताने के लिए उचित स्थान पर चले जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। उसके बाद सेकेंड आपका है बाह्य सुषमी और अंतर रोशमी। तो देखो ध्यान से, बाह्य सुषमी की बात करेगा ना तो इसमें वे जंतु आते हैं जिनका शरीर का तापमान अपने चारों ओर से जहाँ वो रहते हैं तापमान के अनुसार बदलते रहते हैं। समझ रहे हैं ना, माने बाह्य का मतलब होता है बाहरी वातावरण के अनुसार अपने आप को तापमान को बदलते रहते हैं। अधिक जाड़ा बा तो ओकरा अनुसार तापमान को बदल लेंगे। जैसे अधिकतर देखोगे ना जो पक्षियाँ वगैरह होते हैं, जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह भी बाह्य सुषमी के उदाहरण है। पेड़ पौधे कहाँ अपना स्थान छोड़ते हैं, ये थोड़ा बाकी हमारे यहाँ अगर वो पीपल का पेड़ है तो अधिक ठंडा में रहता है, गर्मी में वहाँ से हट करके पानी पट्टी चला जाता है ना, वहीं पर रहेगा चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा, अपने आप को बदलता है। अंतरोष्मी में क्या होता है कि अंतरोष्मी में वे जंतु आते हैं जो शरीर का तापमान स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता है। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग का तापमान बदलता है ना, 37 डिग्री बात उतना ही रहेगा, कम बेसी भइल के बुखार के श्रेणी में हम लोग चले जाएंगे। तब अंतरोष्मी का मतलब होता है कि शरीर का जो अंदर का, अंतरोष्मी मतलब अंदर का या शरीर का अंदर का जो तापमान होता है वो नहीं बदलता है। जबकि बाह्य रोशनी का मतलब ये होता है कि जो शरीर का तापमान होता है बाहरी वातावरण के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है। बता देगा सब लोग। चलो अच्छा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। बहुत आसान सा प्यारा सा पाठ आपका है, कभी टाइम मिलेगा तो एक मोबाइल से भी वीडियो देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। 11 नंबर आते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा है। पहला आपका लिखा है बाबू क नंबर, उसके बाद से ख नंबर, उसके बाद से ग नंबर, उसके बाद से घ नंबर, उसके बाद से अंग नंबर। क नंबर है मरुस्थलीय पादप और प्राणियों, मरुस्थलीय पादप और प्राणियों में अनुकूलन, और प्राणियों में अनुकूलन। जल के कमी के प्रति पादपों का अनुकूलन, जल के कमी के प्रति। कल सब लोग अपने सबके कॉपी पर पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख के लेकर आएंगे, सबके सारा केमिस्ट्री भी पूरा जांच होगा कल का कॉपी। जल के कमी के प्रति पादपों का अनुकूलन, अनुकूलन। प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन, प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन। पादपों के लिए प्रकाश का महत्व, पादपों के लिए प्रकाश का महत्व। तापमान और जल के कमी का प्रभाव तथा प्राणियों का अनुकूलन। तापमान और जल के
कमी का प्रभाव तथा प्राणियों का अनुकूलन तथा प्राणियों का अनुकूलन। देखो इतना क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। यहाँ से मरुस्थलीय पादप के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कहते हैं कि मरुस्थलीय पादप जो होते हैं उनके पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है, जिससे जल, देखो मरुस्थल का मतलब उसमें जल की कमी होती है, तो जो पत्तियाँ होती है उस पर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है, जिससे कम से कम जल बाहर निकलता है। दूसरा ये बात आप बताएंगे कि मरुस्थल की जो पत्तियाँ होती है कांटेदार होती है। तीसरा ये बताएंगे मरुस्थल के जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनका जो रंध्रों की संख्या होती है कम होती है और अंदर धंसे हुए होते हैं। जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनके जड़ जो होते हैं ज़मीन के बहुत गहराई तक गए होते हैं, तभी ना भाई सूखल भाई ज़मीन तो नीचे से पानी आपको खींचना है। मरुस्थल प्राणियों के बारे में भी देख लेना। अभी आप ऊँट के बारे में बताए थे कि मरुस्थलीय में रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनके शरीर के अंदर एक बड़ा सा कुपर के जैसा पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं, और जब जब उसको जल की आवश्यकता होती है तो उसी से अपने जल को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अभी इसके पिछले कुछ क्वेश्चन के पहले मैंने पूरा जिक्र किया था। कंगारू भी वहाँ पर जो पाए जाते हैं ना कंगारू, तो कंगारू भी अपने कुबर से ही पानी को जल को पूर्ति करता है। आज जितने भी उसमें जंतु होते हैं ना, वो जंतु जब माने अपने मल मूत्र का त्याग करते हैं तो सूखा मल मूत्र का त्याग करते हैं, उससे पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वो जीवित रहते हैं। हम लोग को पानी कहाँ से मिलेगा? वहाँ पर अगर चले जाएँ तो मरिए जाएंगे। सूखा मैदान थोड़े करेंगे, सूखा जगह सूखा लाटा वालों थोड़े निकलेगा हैं। आइए अब आइए ख नंबर मरुस्थलीय प्राणी, तो प्राणियों वाला हो ही गया। जल के कमी के प्रति पादपों का अनुकूलन मरुस्थलीय पादप कराते होता है, इनका मरुस्थलीय पादप के समान होता है। अच्छा दूसरा क्या करा, जल के कमी के प्रति पादपों का अनुकूलन। देखो जब किसी पादप में जल की कमी हो जाती है तो वह पादप को मरुस्थलीय पादप कहते हैं। जब किसी पादप में जल की क्या होती है, कमी हो जाती है, तो ऐसे पादप को हम लोग कौन से पादप कहते हैं? तो अब इन पादपों में मरुस्थलीय पादप आ गया तो इसमें का अनुकूलन होता है। तो जौन मरुस्थलीय पादप का आपने कहा था वो पूरा डाटा आप इसमें जल की कमी वाला पादप में लिख देंगे। अब चलिए प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन, प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन, ये भी जानिए प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन। तो देखो माने प्राणी अपने व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन करते हैं, क्या क्या अपने आप को बदलते हैं। जो प्राणी होते हैं अपने आप में क्या क्या परिवर्तन कर लेते हैं जिससे इस धरती पर जीवित रहते हैं। पहला शीत निष्क्रियता का नाम सुने होंगे। जाड़ा के मौसम से बचने के लिए जो जीवधारी होते हैं अपने आप को शीत निष्क्रिय कर लेते हैं, एक उचित स्थान पर चले जाते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता भी आप पढ़े थे और प्रवास करना भी पढ़े थे। सामायिक सक्रियता, सामायिक मतलब होता है कि अपने आप को बदल लेता है, सामायिक का मतलब होता है अपने आप को व्यवस्थित करना। प्रवास का मतलब पढ़े भी थे कि बहुत ज़्यादा जाड़ा अगर रूस में पड़ता है तो वहाँ की जो पक्षियाँ होती है उड़ कर भारत में आ जाती है, फिर कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगता है कि वहाँ के मौसम ऐसे हो चुका है, हमारे रहने के अनुकूल हो चुका है, तो फिर यहाँ से वहाँ वापस चली जाती है। ठीक है। घ आपका है पादपों के लिए प्रकाश का महत्व का वर्णन। देखो पादपों के लिए प्रकाश का महत्व, भाई पेड़ पौधों के लिए तो प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश का प्रयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश के द्वारा ही उसके अंदर पुष्पन की क्रिया होती है, जिसको आप दीप्ति काल कहते हैं, पढ़े होंगे आप। माने पुष्प खिलने में जितना समय लगता है उसको दीप्ति काल कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन भी होता है, पुष्पन की क्रिया भी होती है, वो अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं, पौधे वृद्धि भी करते हैं। इस तमाम प्रकार की बातों को आप बता सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि पादपों में प्रकाश का क्या महत्व होता है, सब आप बता सकते हैं। आइए अंग पर आते हैं। अंगमीकरण तापमान में कमी का प्रभाव तथा प्राणियों का अनुकूलन। इस प्रकार क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखो तापमान में जब कमी होता है बाबू तापमान में जब कमी होता है तो आपको याद होगा कि ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो जीव जो होते हैं इसको बचने के लिए आपको याद होगा कि जहाँ बहुत अधिक ठंडे पड़ते हैं वहाँ के जीवधारी छोटे आकार के होते हैं। जहाँ बहुत अधिक जाड़ा पड़ता है वहाँ के जीवधारी क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं कि कम से कम उष्मा बाहर निकले। उनका कान भी बहुत छोटे होते हैं, याद है, उनके कान भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं कि उनका उष्मा की हानि कम हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तापमान वाला भी बात अगर आपसे पूछे तो बता सकते हैं। जल के कमी के क्या प्रभाव पड़ते हैं? लोग जल की जब कमी हो जाती है तो उसके अंदर की जो क्रियाएं होते हैं गड़बड़ हो जाता है, ये सब बता सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 के पास चलते हैं हम लोग। इसके पास 12 के पास आओ, ये मिटा दो साहब। 12 के पास चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन आपका तैयारी होना चाहिए, ठीक है। 12 के पास आओ, कल से नया चैप्टर की शुरुआत होगी। 12 नंबर देखो, अजैविक पर्यावरणीय कारकों के प्रति की सूची बनाइए कि अजैविक कारक कौन कौन से होते हैं। अजैविक अंग्रेजी में इसको कहते हैं एबायोटिक। एबायोटिक कारक का सूची बनाना है। तो देखो बाबू, अजैविक कारक 3 प्रकार के होते हैं। 1 2 3। पहला होता है जलवायु कारक। जलवायु कारक। दूसरा होता है मृदीय कारक। मृदीय कारक। तीसरा होता है स्थलाकृतिक कारक। स्थलाकृतिक कारक, ठीक है। जलवायु कारक में क्या आ जाएंगे? प्रकाश, ताप, जितना हमारे जलवायु संबंधी होते हैं सब आ जाएंगे। प्रकाश आ जाएगा, ताप आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा, विभिन्न प्रकार के जो गैसें होती है वो आ जाएगी। मृदीय कारक में मृदा के अंदर जन पाया जाता है। खनिज पदार्थ आ जाएगा, मृदा के अंदर पाया जाता है बाबू। खनिज पदार्थ आ जाएगा, ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है। मृदा जल आ जाएगा, ये भी मृदा जल का मतलब जो मिट्टी के अंदर जल पाया जाता है, ठीक है। और स्थलाकृति माने स्थल की, तो इसमें तो एक स्थान की ऊंचाई आ जाएगी। स्थान की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। और जो ढाल होता है, भूमि का ढाल, वो आ जाएगा। कैसे उसकी ढाल बनाई गई है, भूमि की ढाल आ जाएंगी। इस पर जो पर्वत होते हैं वो आ जाते हैं। तो जब भी माने अजैविक कारक की सूची कहेगा बनाइए, तो सूची में आप देख ही रहे अजैविक कारक क्या क्या होते हैं। जलवायु कारक में जितने जलवायु संबंधी बातें होते हैं सब आ जाते हैं। प्रकाश आ जाएंगे, ताप आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा, गैस आ जाएगा। मृदीय कारक में भी दिख रहे हैं, खनिज लवण आ जाएंगे, मृदा जल आ जाएगा, क्योंकि खनिज लवण भी मिट्टी के अंदर पाया जाता है और मृदीय जल भी मिट्टी के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। इन सब के बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इसमें तो आपको याद होगा कि जब भी स्थलाकृति कारक की बात करेगा तो स्थान की ऊंचाई आ जाएगा, ये भूमि वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित का उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित का उदाहरण दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो 13 का आप किताब पर लिख लीजिएगा बाबू भाई, खूब राइटिंग में जहाँ लिखे जाते हैं तो किताबें पर लिख लीजिए, खूब राइटिंग में। कह रहा है कि आत्पोभिद, इसका उदाहरण लिखना है। सो पहला नंबर है आत्पोभिद। आत्पोभिद का मतलब होता है ताप के अनुसार अपने आप को बदलना। सूर्यमुखी का नाम सुने हैं, जना जना सुबह जाता है ना घूमता है, तो सूर्यमुखी इसमें उदाहरण में लिख लो। सूर्यमुखी किताबों पे लिख लो, कहीं राइटिंग में लिखना कि देखने में सुंदर लगेगा, देखने में सुंदर लगना चाहिए। छायोदभिद, छायोदभिद माने जो छाया में उगता है, जो छाया में उगता है। फ्यूनेरिया लिख लेना, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया। तीसरा आ जाओ, सजीव प्रजक, अंकुरण वाले पादप। सजीव प्रजक, अंकुरण वाले पादप। इसमें हो जाएगा राइजोफोरा। हाँ, ये भी आपके अंकुरण पाया जाता है। ये राइजोफोरा जो कि जितने भी दलाने वाले पौधे होते हैं उसका जड़ में पाया जाता है। वो नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में नाइट्रेट या नाइट्राइड यौगिक में बदलता है, जिससे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। चौथा आपका है अंतराशोषमी प्राणी।
अंतराश्वासमी प्राणी, अंतराश्वासमी प्राणी। अच्छा, इसमें वो प्राणी आते हैं ना, इसमें वो प्राणी आते हैं जिसका तापमान वायुमंडल के अनुसार नहीं बदलता है। पक्षी तथा स्तनधारी, पक्षी तथा स्तनधारी। 5 नंबर बाह्यश्वासमी, बाह्यश्वासमी प्राणी। अभी आप पढ़े थे बाह्यश्वासमी, जिसका तापमान वातावरण के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। इसमें आ जाएंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस माने क्या होता है, उभयचर। एम्फीबियंस माने उभयचर। उभयचर होता है ना, जैसे देखते हो अपने आप को, वो मेढक पानी में रहता है तो उसकी टेम्परेचर कितनी कम हो जाती है। अब मेढक जब बाहर निकलता है तो उसका तापमान अलग हो जाता है। रेप्टिकल्स, रेप्टिकल्स माने तैर कर चलने वाले जीव आते हैं। रेप्टिकल्स माने सांप वगैरह आ जाएंगे, उनका भी टेम्परेचर बदलता रहता है। 6वां बा नितलस्ट, ठीक बा। नितलस्ट माने होता है जो नीचे जमीन में रहते हैं, निवास करते हैं। नितलस्ट, नी माने होता है नीचे, तलस्ट माने होता है तल पर, नीचे तल पर या जोन पर। जोन माने भी क्षेत्र होता है, जोन माने क्षेत्र होता है। जीव, जीवाणु आप कह सकते हैं। जब वातावरण चेंज होता है तो अपने आप को बदल लेते हैं। स्पंज कह सकते हैं आप, स्पंज माने रसगुल्ला। तारा मछली कह सकते हैं, तारा मछली कह सकते हैं। चलिए बता सकते हैं। ऐसा नोट कर ले, इसको किताब पर नोट कर लीजिएगा। जरूर आप याद रखिए सब लोग कि जब भी आत्मो भीत कहेगा ना, तो जो ताप के अनुसार अपने आप को बदलते रहते हैं, सूर्यमुखी हो जाएगा। छाया तो भीत का मतलब होता है जो छाया में उगते हैं, फ्यूनेरिया हो जाएगा। सजीव प्रजक अंकुरन का मतलब होता है जो सजीव के लक्षण दिखाते हैं और अंकुरन करते हैं, राइजोफोरा। अंतरोष्मी प्राणी, जिसके अंदर का तापमान नहीं बदलता है तो उसे अंतरोष्मी प्राणी कहते हैं। पक्षी तथा स्तनधारी। वायुष्मी प्राणी, जिसके तापमान वायुमंडल के अनुसार बदल जाते हैं तो उसे कहते हैं वायुष्मी प्राणी। उसके बाद से जीवाणु स्पंज यानी नितलस्ट के बारे में बात करेगा तो इसमें तो जीवाणु स्पंज और तारा मछली आ जाएंगे। ठीक है, हो गया। जरूर आप लिखेंगे सब लोग। रेप्टिकल में रिंग का चलने वाला आ जाएंगे। जरूर आप याद रखेंगे। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड में, सब बच्चा लोग लिख देंगे इसको। ठीक है, जल्दी से लिखिए। चला गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मिटा दे, ऐसा मगर देखेंगे लिख लिया सब लोग। हाँ, चलो जल्दी से आओ। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 14 के पास। आप खाली समझो, बाकी तो आप जो लिखने वाला होगा। समष्टि और समुदाय, समुदाय के अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। कारण इसमें ही नंबर है समष्टि से आप क्या समझते हैं। समष्टि के अंग्रेजी में पॉपुलेशन कहा जाता है, पॉपुलेशन। एक आपका है समुदाय, समुदाय है बी नंबर। समुदाय को अंग्रेजी में हम लोग कम्युनिटी कहा जाता है, कम्युनिटी हम लोग इसको कहते हैं। छोटा छोटा परिभाषा है, बहुत आसान तरीके से आप सभी लोग बता सकते हैं कि जब भी बात किसका करेगा, किसकी, समष्टि का, तो किसी खास समय में और एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार के जाति के जितने भी जीव उपस्थित होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। याद हुआ, माने एक ही जगह, सुन लो ध्यान से बाबू, एक ही जगह या एक ही क्षेत्र में एक ही जाति के जितने जो उपस्थित होता है उसको समष्टि कहते हैं। जैसे हम लोग समष्टि कहलाएंगे क्योंकि हम लोग मनुष्य जात के हैं। और उसके बाद से समुदाय होता है, तो कई जात के जीव,
समुदाय का मतलब क्या हुआ, कई जात के जीव जब एक साथ रहते हैं, एक ही क्षेत्र में कई जात के जीव एक साथ रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। चलो समझ गए होंगे, बहुत आसान था। समुदाय का मतलब होता है कि कई जात के जीव एक साथ निवास करते हैं। चलो बाबू प्रश्न 15 के पास आते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। पहला आपका दिया है सहभोजिता। सहभोजिता सब लोग याद करो बाबू। सहभोजिता जिसको अंग्रेजी में आप कमेंसलिज्म कहते हैं। तो अपना किताबों पर लिख लीजिएगा, अंग्रेजी आई है, किताबों पर लिख लीजिएगा। कमेंसलिज्म, परजीविता। क्या कर रहे हो बच्चा लोग तुम लोग? परजीविता जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म ओकरा होता है छदावरण। छदावरण, ये बात मत करो, आवाज़ यहाँ तक आ रही है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन फ्लैग। कॉमन फ्लैग होता है। उसके बाद होता है सहोपकारिता। सहोपकारिता जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं म्यूटिलिज्म। म्यूटिलिज्म। और एक होता है अंतर्जातीय स्पर्धा। अंतर्जातीय स्पर्धा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटर स्पीसीज कंपटीशन। स्पर्धा के अंग्रेजी में कंपटीशन कहते हैं। इंटर स्पीसीज अंग्रेजी में जरूर लिख लेना बाबू, सब लोग किताब पर लिख लेना। कंपटीशन ये आपके रहेंगे। अच्छा, आप सहभोजिता के उदाहरण भी आपको दिखाना है। तो सभी लोग पढ़े थे ना कि जब दो जीव एक साथ अपने जीवन को बिताते हैं और एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, याद करो, इसी को हम लोग कहते हैं सहभोजिता। उदाहरण में याद है आपको, आर्किड, सब पढ़े थे, सबको याद होना चाहिए। आर्किड और आम लिख सकते हैं। चलिए, परजीविता का मतलब होता है कि दो जीव एक साथ निवास करते हैं, एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को हानि होता है। मनुष्य और केंचुआ लिख सकते हैं। इसमें केंचुआ लिख सकते हैं ना, केंचुआ लिख सकते हैं और मनुष्य। अच्छा, आपको याद है केंचुआ मनुष्य को बहुत हानि पहुंचाता है। छद आवरण की बात करो, किसकी बात करो, छद आवरण की बात करो। तो जीवों के द्वारा अपने आप को परभक्षी द्वारा आसानी से पहचानने के लिए जो होते हैं ना, कुछ जीव होते हैं गुप्त रूप से अपने रंग को बदल लेते हैं। जैसे कीट हुए, क्या हो गए, कीट हो गए, या मेढक। जैसे होता ही है कि रहते हैं कुछ और कलर के, और जब कोई जीव इनको भक्षण शिकारी के सामने जब आते हैं तो अपने रंग को बदल लेते हैं। अब रंग के बदलने का मतलब ही होता है गिर जैसे होती है, तो रंग का बदल लेंगे तो पहचान नहीं पाते हैं, इस तरीके से इसी को हम लोग कहते हैं छद्दा आवरण। सहोपकारिता का मतलब आपने पढ़ा था कि इसमें दो जाति आपस में क्रिया करते हैं और दोनों जाति को लाभ होता है। दोनों जाति को क्या होता है ये बाबू, सहोपकार माने होता है उपकार करना, दोनों एक दूसरे के। सहभोजिता का माने होता है एक को लाभ होता है, एक को क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सहोपकारिता में दोनों का लाभ होता है। जैसे लाइकेन का नाम सुने हैं ना आप, तो लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, हाँ, शैवाल प्लस कवक से मिल करके बना होता है। शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं। शैवाल के अंदर कवक उपस्थित रहता है, कवक जमीन से जल खींच कर देता है, शैवाल वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश खींच कर देता है और तब अपना भोजन बनाता है। शैवाल वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, फिर वो कवक को क्या करता है, दे देता है। चलो, अंतरजातीय स्पर्धा का मतलब आप तो जानते होंगे ना कि जब एक ही जात के दो जीवधारियों या दो से अधिक जीवधारियों के बीच में स्पर्धा होती है, लड़ाई होती है, तो उसी का अंतरजातीय। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त आरेख की सहायता से लॉजिक यानी संभार तंत्र समष्टि वृद्धि का वर्णन कीजिए। ये मिटा दे, लिखा गया है क्या?
मैंने अंग्रेजी जरूर याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, चले आगे बढ़े। हाँ, देखो ध्यान से सब लोग, इसके बारे में तो सब लोग पढ़े ही होंगे। संभार तंत्र के बारे में, संभार तंत्र के बारे में सब बच्चा लोग जानते होंगे। कह रहे उपयुक्त आरेख खींच करके, उपयुक्त आरेख की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि यानी संभार तंत्र के बारे में आपको वर्णन करना है। मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, मिटा देना। क्वेश्चन नंबर 15 लिख ले सब लोग, इसको किताब पर ही लिख लीजिएगा, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 के उत्तर में ये आपसे एक प्रश्न ये किया जा रहा है कि आपको संभार तंत्र का वर्णन करना है। किसका? संभार तंत्र का वर्णन करना है, संभार तंत्र के। अच्छा, आप इसका सब लोग जानते होंगे इसका चित्र कैसे बनता है। संभार तंत्र का जो चित्र होता है सबको याद होगा, इस तरीके से यह साकार का बनता है, याद है। और आपने इसको लिखा था dn/dt बराबर वही आर्यन लिख सकते हैं इसको। संभार तंत्र की वृद्धि इसमें होता है बाबू कि संभार तंत्र में पहले वृद्धि बहुत धीमा होती है, क्योंकि जो जीव कहीं जाता है तो अपने आप को रहने के लिए व्यवस्थित करता है। कहीं आप जाएंगे तो अपने आप को व्यवस्थित करेंगे ना कि मुझे कैसा रहना चाहिए, वहाँ के वातावरण को आप समझने का प्रयास करते हैं। तो कोई जीव होता है अपने आप को माने समझने, अपने आप को वातावरण के अनुसार बदलता है। उसके बाद से पहले वृद्धि उसकी स्थिर रहती है, माने पहले वृद्धि स्थिर का मतलब धीरे से होती है, फिर उसका वृद्धि तेजी से बढ़ता है और फिर जाकर अंतिम में क्या होती है, धीरे हो जाती है। इसको संभार तंत्र कहते हैं। और इसमें जो आकृति प्राप्त होता है वह किस आकार के प्राप्त होता है? यश आकार का। तो इसमें जो यश आकार आपका होता है, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आप बता सकते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है ना। 17 के आंसर के पास हम लोग कदमों को रख रहे हैं और प्रश्न नहीं कहता निम्नलिखित कथनों के परजीविता में कौन सा कथन सबसे अच्छा है। अब जो बहुविकल्पी क्वेश्चन शायद आपके पास आ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में परजीविता के कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है आपका, ठीक है। तो देखिए 4 विकल्प दिया गया है। एक जीव को लाभ होता है, चलिए भाई। दूसरा, दोनों जीवों का लाभ होता है, चलिए। ग देखिए, एक जीव को लाभ होता है, दूसरे प्रभावित नहीं होता है। एक जीव को लाभ होता है और दूसरा प्रभावित होता है, सही बात है। यही चौथा आपका घ सही होता है। अब हमारे अंदर केचुआ आ गया शरीर के अंदर, तो केचुआ का तो लाभ होगा, लेकिन हमारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। धोधा खाएंगे, तिल के खाएंगे, मान लीजिए तिल के खाएंगे, बाजरा के खाएंगे, धोधा चाहे जो भी खाएंगे तो हम लोग खा रहे हैं, लेकिन सब केचुआ लेकर चला जाएगा। जांच करा लेना तुम्हारे अंदर केचुआ ना हो, देखिए ना। चलिए अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो घ सही है इसमें का, 17 का घ सही है, ठीक है। अब 18 नंबर आ जाते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन भी आपके पास है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि समष्टि के 3 महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। समष्टि के 3 महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। समष्टि के 3 महत्वपूर्ण विशेषता, तो देखो सब लोग, समष्टि के 3 महत्वपूर्ण विशेषता आपको बताना है। 3 महत्वपूर्ण विशेषता किसके? समष्टि के। तो 1 2 3। जो पहला होता है उसका नाम होता है समष्टि आकार। पहला का नाम होता है समष्टि आकार। पहला का नाम हुआ समष्टि आकार। समष्टि आकार को अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन साइज। सब लोग याद कर लो, अंग्रेजी जरूर लिख लेना। पॉपुलेशन, समष्टि को पॉपुलेशन कहा जाता है, आकार को साइज कहा जाता है। उसके बाद से होता है दूसरा जन्म दर। जन्म दर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट। उसके बाद से तीसरा आपका है मृत्यु दर। मृत्यु दर जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, इसको हम लोग जनसंख्या घनत्व भी कह सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में क्या बात आप करेंगे कि किसी भी माने इकाई जगह पर जितने माने जंतुओं के या जितने जंतु वहाँ पर निवास करते हैं उसको हम लोग समष्टि आकार कहते हैं। जन्म दर होता है तो जितने माने जीव जन्म लेते हैं उसी को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर का मतलब होता है कि जितने जीव क्या होते हैं, मरते हैं,
तो उसको मृत्यु दर कहते हैं। यहाँ बचाए तो समष्टि घनत्व भी लिख सकते हैं। अगर समष्टि घनत्व चौथा आप चाहें तो समष्टि घनत्व भी लिख सकते हैं। समष्टि घनत्व आपको याद होगा, समष्टि को अंग्रेजी में पॉपुलेशन कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। और जो घनत्व होता है उसको अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि अगर समष्टि घनत्व भी आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। समष्टि घनत्व का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं। बोलो, याद हो गया सबको समष्टि घनत्व के बारे में? देखो कभी भी आपसे पूछा जाता है, और आपको एक फार्मूला भी मैंने लिखाया था कि अगर कोई आपसे पूछे कि जन्म दर बराबर क्या होता है, जन्म दर बराबर क्या होता है, तो एक वर्ष में जीवित जन्म के कुल संख्या, एक वर्ष में जीवित जन्म की कुल संख्या बटा में एक वर्ष के मध्य में कुल समष्टि, एक वर्ष के मध्य में कुल समष्टि। ठीक है, इसी तरीके से मृत्यु दर निकालना होगा तो एक वर्ष में मरे हुए लोगों की संख्या और बटा में उस वर्ष में कुल समष्टि। मान लो कि उस वर्ष में 1000 लोग हैं, उसमें से जितने मरेंगे उतना ऊपर लिख देंगे, जितना मरेंगे और नीचे 1000 आपका रहेगा। वही 1000 था, जितना जन्मेंगे उस वर्ष में उतना ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से मृत्यु दर और जन्म दर हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज के लिए देखो इतना ही तो बायोलॉजी था, लेकिन आप लोग का ये पाठ संपन्न होगा। बात समझ रहे हैं? पाठ का हो गया, ये संपन्न हो गया। चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, फिजिक्स के पास चलते हैं। आइए।